नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आज हमने इतिहास विषय का एक प्रश्न लिया है। प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में हुए आंग्ल प्राच्य विवाद पर टिप्पणी कीजिए। कमेंट ऑन द एंग्लो ओरिएंटल डिस्प्यूट इन ब्रिटिश इंडिया। इस प्रश्न को इवेल्युएट करने से पहले हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं कि इस प्रश्न के कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए। प्राच्यवादी तथा पाश्चात्यवादी विवाद, ये जो इमेज है ये स्क्रीनशॉट मैंने संस्कृत आईएएस के जो इतिहास विषय के नोट्स हैं वहाँ से मैंने लिया है, तो एक नज़र डाल लेते हैं इस पर। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के विकास हेतु आरंभ में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई गई, किंतु भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार के कारण उसे एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता महसूस हुई जो प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों में उसकी सहायता कर सके। इसी क्रम में 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान किया। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा हेतु अनुदान के विषय पर कंपनी प्रशासन में भारतीय शिक्षा के प्रारूप तथा माध्यम को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ। इसमें दो पक्ष थे। एक पक्ष था प्राच्यवादियों का, ओरिएंटलिस्ट का, और दूसरा था एंग्लिसिस्ट का, या जो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखना चाहते थे। जो ओरिएंटलिस्ट था या जो ओरिएंटलिस्ट ग्रुप था, जो प्राच्यवादियों का ग्रुप था, वे चाहते थे कि पारंपरिक शिक्षा दी जाए और शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषाएं हों, जिनमें संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं में शिक्षा दी जाए। और जो पाश्चात्यवादी थे, एंग्लिसिस्ट थे, उनका मानना था कि आधुनिक शिक्षा दी जाए और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा हो। तो दोनों समूहों के बीच यही विवाद का कारण था। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। एक पक्ष प्राच्यवादियों का था। इनका मानना था भारत में पारंपरिक शिक्षा व ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए एवं स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष पाश्चात्यवादियों का था। इनके अनुसार शिक्षा व्यवहारिक तथा उपयोगी होने के साथ साथ इसका माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। ये जो लिखा है शिक्षा व्यवहारिक तथा उपयोगी होने के साथ साथ, इनका कहना था आधुनिक ज्ञान विज्ञान तकनीक की व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अब पढ़ लेते हैं कि दोनों समूहों में कौन कौन से लोग थे। विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसिप, चार्ल्स विल्किंस, एच विल्सन आदि प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक थे, जबकि मैकाले, जेम्स मिल, चार्ल्स ग्रांट तथा विलियम विल्बरफोर्स आदि पाश्चात्यवादी शिक्षा के समर्थक थे। दोनों समूहों में कौन कौन से मुख्य लोग शामिल थे उनकी भी जानकारी दी गई है। उपयोगितावादी विचारक जेम्स मिल का मानना था कि अंग्रेजों को भारतीय जनता को खुश करने अथवा उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर शिक्षा उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए। इसमें पश्चिमी विज्ञान, तकनीक एवं व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल हो। टीबी मैकाले प्राच्य शिक्षा का घोर विरोधी था। पाश्चात्य शिक्षा के संदर्भ में उसका कथन था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की केवल एक अलमारी का खाना ही भारत तथा अरब के समूचे साहित्य के बराबर है। इसी का एक अगला पॉइंट ये है लिखा हुआ। हालांकि इस विवाद के बावजूद पाश्चात्यवादी शिक्षा के समर्थकों की बात भारत परिषद ने स्वीकार की तथा अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया गया। इसके तहत भारत में औपचारिक तौर पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया। इन्हीं सारी बातों को समराइज करके लिख देना है और इससे उत्तर की पूर्ति हो जाएगी। अब देखते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीयों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई, जो वस्तुतः ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों से संचालित थी। ये बात सही है। इसी क्रम में आंग्ल प्राच्य विवाद का उदय हुआ। बात सही है, लेकिन तथ्यों की कमी है। इसे 1813 के चार्टर एक्ट का रेफरेंस देना चाहिए था। आधा नंबर मैं दूंगा यहाँ पर। अगर ये तथ्य भी लिख देता तो मैं इसे 1 नंबर देता। आंग्ल प्राच्य विवाद क्या है? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत एक 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसे शिक्षा के संदर्भ में निर्णय लेना था। इसी क्रम में ये कमेटी 2 भागों में बंट गई। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक अनुदान दिया गया। तो उसी समय से ये विवाद उत्पन्न हो गया कि शिक्षा का माध्यम क्या हो और किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो उसके बाद 1823 में एक कमेटी गठित की गई। 10 सदस्यीय थी, ये बात भी सही है। इस कमेटी को कहा गया GCPI और लॉर्ड मैकाले इस कमेटी का अध्यक्ष था, चेयरमैन था। GCPI का मतलब था गवर्नमेंट कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, और ये 1823 में गठित की गई थी।
ब्रिटिश शासन के अंतर्गत एक 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया जिसे शिक्षा के संदर्भ में निर्णय लेना था। बात यह सही है कि इसी कमेटी को डिसाइड करना था कि आंग्ल और जो प्राच्य विवाद चल रहा है इनका विवाद का सॉल्यूशन कैसे किया जाए या शिक्षा का माध्यम क्या हो, किस प्रकार की शिक्षा देनी है, इसके बारे में निर्णय इसी कमेटी को लेना था। इसी क्रम में ये कमेटी दो भागों में बंट गई, मैकाले के नेतृत्व में और प्रिंसिप बंधुओं के नेतृत्व में। मैकाले अंग्रेजी को चाहता था जो कि आधुनिक शिक्षा हो और भाषा का माध्यम अंग्रेजी हो। प्रिंसिप बंधुओं के नेतृत्व में ये ओरिएंटलिस्ट थे, प्राच्यवादी थे। इस कमेटी में दो मुद्दों को लेकर टकराव देखा गया। यहीं पर इस बच्चों को स्पेसिफाई करना चाहिए था, क्लैरिफाई करना चाहिए था कि शिक्षा का प्रकार कैसा हो या शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, आधुनिक हो शिक्षा या पारंपरिक शिक्षा हो, इसे ब्रैकेट में लिखना चाहिए था। शिक्षा का माध्यम क्या हो, स्थानीय भाषाएं हो या अंग्रेजी हो, ये बात भी इसे यहाँ पर स्पेसिफाई करनी चाहिए थी, तब बात और ज़्यादा बेहतर तरीके से बनती। अगले पेज पर देखते हैं, जहां मैकाले के नेतृत्व में एक भाग आधुनिक शिक्षा पर बल दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिप बंधुओं के नेतृत्व में एक वर्ग पारंपरिक शिक्षा के पक्ष में था। बात बिल्कुल सही है। वहीं दूसरे मुद्दे में जहां मैकाले समर्थित वर्ग अंग्रेजी को माध्यम के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में था, तो दूसरी तरफ प्रिंसिप बंधु स्थानीय भाषा वहीं दूसरे मुद्दे में जहां मैकाले समर्थित वर्ग अंग्रेजी को माध्यम के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में था, तो दूसरी तरफ प्रिंसिप बंधु, केवल प्रिंसिप बंधु नहीं, इसे लिखना चाहिए था कि प्राच्यवादी स्थानीय भाषा संस्कृत फारसी के साथ साथ अरबी भी, संस्कृत अरबी फारसी में शिक्षण देने के पक्ष में था या शिक्षा देने के पक्ष में था। दोनों बातें सही हैं। यही विवाद था दोनों का। देख लेते हैं, इसको 2 नंबर दिए जाते हैं मेरी नज़र में मुख्य भाग में। वस्तुतः दोनों ही वर्ग ब्रिटिश हितों को दृष्टिगत रखते हुए अपनी मांगें प्रस्तुत कर रहे थे। प्रिंसिप बंधुओं के पारंपरिक ज्ञान एवं पारंपरिक भाषा में शिक्षा ब्रिटिश हितों से ही परिचालित मांग थी। निष्कर्ष यहाँ पर सधा हुआ नहीं है। निष्कर्ष में ये वाली लाइन होनी चाहिए थी। ये निष्कर्ष के लिए, इस प्रश्न के उत्तर में निष्कर्ष के लिए ये बिल्कुल सटीक लाइन है कि हालांकि इस विवाद के बावजूद पाश्चात्यवादी शिक्षा के समर्थकों की बात भारत परिषद ने स्वीकार की तथा अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया गया। इसके पश्चात भारत में औपचारिक तौर पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया। ये बात अगर लिख देता तो मैं 1 नंबर निष्कर्ष में भी देता। तो यहाँ पर निष्कर्ष कमज़ोर है, लेकिन अगर लिखना ही चाहें, लिबरल होकर मार्क्स देना ही चाहें, तो आधा नंबर दिया जा सकता है। तो इस बच्चे को इस प्रश्न में मिलते हैं निष्कर्ष में आधा नंबर और भूमिका में आधा नंबर 1 और मेन बॉडी में 2 नंबर। तो इस बच्चे को मिलते हैं मेरी नज़र में 10 में से 3 नंबर। और इसको सलाह दी जाती है कि यथास्थान जहाँ पर जरूरी हो आवश्यक तथ्यों का भी इनपुट लिखें, आवश्यक तथ्य भी दर्ज करें और निष्कर्ष को कंक्लूड करते समय इस तरह की ऑप्टिमिस्टिक बात लिखें या ऐसी बात लिखें जो उस उत्तर को पूरी तरह से समराइज कर रही हो, या इस विवाद का, जैसे इसी में देख लेते हैं कि आंग्ल और प्राच्य विवाद में अंतिम रूप से किस पर सहमति बनी, उसे निष्कर्ष के रूप में लिखना चाहिए था। जबकि निष्कर्ष में यहाँ जो बातें लिखी गई थी वे उत्तर की मांग को पूरा नहीं कर रही थी। तो निष्कर्ष भी सदा हुआ होना चाहिए। और इस बच्चे को 10 में से 3 नंबर मिलते हैं। अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।